तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि लोग तो परिवार सुधारक थे, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले समाज सुधारक थे। तो शिक्षा शूद्रों को ही मना थी, स्त्रियों को तो मना थी ही थी। कोई भी शास्त्र नहीं कहता कि स्त्रियों को पढ़ाया जाए। तो बहुत बड़ा विरोध तो ब्राह्मण वर्ग का था उनके ऊपर। महिला शिक्षिका का जो दर्जा हासिल है सावित्रीबाई फूले को, तो उसमें ज्योतिबा राव फूले जी का हाथ है। अमेरिकी क्रांति और फ्रांसी क्रांति का उन पे बहुत बड़ा असर हुआ। सावित्रीबाई फूले पे जो था वो पढ़ाने जाती थी तो उन पे कीचड़ फेंकी जाती थी, पत्थर मारे जाते थे, बल्कि वो स्त्रियां ही, वो अपर कास्ट की महिलाएं, ब्राह्मण वर्ग की महिलाएं भी उन पे कीचड़ फेंका करती थी। उनकी एक पुस्तक है किसान का कोड़ा। अगर आपको उस समय की किसानों की स्थिति को समझना हो और आज के किसानों की स्थिति को समझना हो तो उस किसान को कोड़ा को समझना चाहिए, जो कि उन्होंने इतनी सामाजिक और क्रांतिकारी किसानों के लिए पुस्तक लिखी है। तो एक लकड़ी तोड़ के पेड़ की टहनी से उन्होंने उस लाइन खींची और सावित्रीबाई फूले से जोर दे के कहा कि सावित्री तुमको पढ़ना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों, चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के जीवन चरित्र पर कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में संघर्ष किया, कैसे उन्होंने जो बहुजन समाज है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, देश के आदिवासी हैं, उनके लिए साहित्य लिखा, कैसे उनकी लड़ाई लड़ी। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक चिंतक, लेखक सुरेंद्र सोनकर जी हैं। तो हम उनसे बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के चरित्र को लेकर, उनके जीवन संघर्ष को लेकर, उनके योगदान को लेकर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो मेरा पहला प्रश्न यही है कि हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पर, जिन्हें देश में राष्ट्रपिता भी नहीं कहा जाता, लेकिन हम लोग उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनका क्या योगदान है, और थोड़ा सा उनके जीवन पर एक संक्षिप्त प्रकाश आप डालें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले जो आज आधुनिक भारत दिखाई दे रहा है, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पितामह हैं महात्मा ज्योतिबा फूले। और पितामह इसलिए कहा जाना चाहिए कि जिस समय उनका जन्म होता है या उनका शिक्षा का जो शुरुआती दौर है, और बल्कि उनके जो सामाजिक जीवन का जो है 1848 से एकदम प्रारंभ होता है, जब उन्होंने स्कूल खोले। उससे पहले ही जो उनके साथ घटना होती है, एक क्योंकि सामाजिक व्यवस्था जातीय जकड़न में बुरी तरीके से था, उसमें ज्योतिबा फूले का जिस तरीके से एक मित्र था, साथी उनका, उसने अपनी बारात में बुलाया था। और जब वो बारात में जाता है तो वहाँ के लोगों ने, ब्राह्मणों ने, उन लोगों ने देखा कि अरे एक शूद्र एक बारात में जा रहा है, जो कि एक अपशगुन की तरह था। तो धक्के देकर उनको हटाया गया और उनका बहुत इंसल्ट की गई, बेइज्जती की गई। तो वो समझ ही नहीं पाए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो उन्होंने अपने पिता से जाके पूछते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया, ये शूद्र क्या होता है। तो उन्होंने कहा, उन्हें समझाया कि तुम्हें मारा नहीं, यही काफ़ी है। और बल्कि एक उस समय की जो व्यवस्था थी, जो क्योंकि जो निम्नतम जातियाँ थी, जिनको अछूत वर्ग कहा जाता था, अछूत जातियाँ कहा जाता था, आज के में आप आधुनिक जो कि संवैधानिक जो शब्द है वो शेड्यूल कास्ट है, वहाँ पर उस समय जो उनके साथ ये घटना घट रही थी उस बारात में, तो एक अछूत समाज का व्यक्ति भी देख रहा था, जिसके कमर में झाड़ू बंधी थी और गले में मटकी लगी थी, क्योंकि पेशवाओं का शासन था। ये उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थीं कि अछूतों को चलने के लिए पीछे कमर में झाड़ू बांधनी पड़ती थी, और मटकी इसलिए बांधनी पड़ती थी कहीं थूक ना हो तो थूके उसमें, क्योंकि सड़क अछूत ना हो जाए, कोई उस पर निकलने वाला ब्राह्मण या अपर वर्ग का, अपर कास्ट का व्यक्ति कहीं उसके संग अछूतपन ना हो जाए। वो फिर शुद्धिकरण के लिए उसे नहाना होता था। ऐसे सामाजिक बंदिशें थी। तो वो हंसता है ज्योतिबा फूले पे और वो कहता है कि अब तो तुमने मान भी लिया कि तुम भी शूद्र हो। तो ये बड़ी चोट उनको लगी। अपने पिता के जाके पूछते हैं तो उन्होंने समझाया कि हम लोगों को इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ये कहती है कि शूद्रों का निम्नतम पायदान है। तो ये बड़ी घटना थी जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले के बिल्कुल उनके मस्तिष्क में ये असर कर गई कि जितना जातीय जकड़न है, इतना विषमताएं हैं, इसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा की क्रांति उनके द्वारा की जाती है कि 1848 में पहले पेठ में एक स्कूल पेठे में महाराष्ट्र के खोलते हैं,
और स्थितियाँ जो होती हैं कि पढ़ाने वाले शिक्षक जो थे वो ब्राह्मण वर्ग के ही हुआ करते थे। तो कुछ लोग उदारवादी ब्राह्मण थे, वो लोग उनको पढ़ाते हैं, तो उनके समाज के ही लोगों ने, ब्राह्मणों ने, उनका बहिष्कार कर दिया। तो उनके साथ एक जब वो, क्योंकि जब महात्मा ज्योतिबा जब फूले पढ़ते थे स्कूल उस पर कॉलेज। भी हम आएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, उनके जो बचपन में क्या स्थिति थी? बचपन में स्थिति वही थी, वह उनके पिता के साथ ये था कि वो पेशवाओं के शासन में, क्योंकि माली समुदाय से थे, तो वो फूल या जो था वो पूजा अर्चना के लिए वहाँ शासन में शासक के यहाँ भेजा करते थे। इसलिए जो भी होता है, जो शासक के दरबार में आने जाने की जो थोड़ी छूट रहती है, इसलिए उनको थोड़ी छूट रही। जो सामाजिक व्यवस्थाएं शूद्रों की बहुत ही खराब थी, बहुत दयनीय थी। वो सड़क से गुजर नहीं सकता था, शिक्षा अर्जन कर नहीं सकता था, कोई भी मांगलिक कार्य में, शुभ कार्यों में वो शामिल नहीं हो सकता था। और इतनी व्यवस्थाएं खराब थी कि किसान और जो वर्ग था, कि मैक्सिमम किसान वर्ग था, शूद्र समाज, तो वो इतना टैक्स और कर अंग्रेज भी ले लिया करते थे, ऊपर से ब्राह्मणों का, पुरोहितों का इतना मकड़जाल था कि वो भी आके वहाँ बैठ जाया करते थे और उनसे और एक मालगुजारी एक तो तरीके से उनका ले जन्म लिया। कहाँ हुआ और किन परिस्थिति कहाँ पे हुआ था? नहीं, महाराष्ट्र में मराठा में उनका जन्म है। जी। क्या कहते हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले का। और जितने मैं समझता हूँ सामाजिक क्रांतिकारी ज़्यादातर महाराष्ट्र से ही निकले हैं। और परिस्थितियाँ बहुत खराब थी, जैसे मैंने बताया कि जो सामाजिक व्यवस्था कहती है कि शूद्रों का न्यूनतम पायदान था। तो उनकी लड़ाई जो थी शिक्षा के लिए थी, लेकिन खुद जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने कहाँ शिक्षा ग्रहण की थी? वो पढ़े लिखे थे या कैसे पढ़े, वो कैसे हाँ, पढ़े? वो जो शुरुआती दौर था, क्योंकि अंग्रेजी शासन काल था, तो वो उस समय स्कूलों में पढ़ने के लिए थोड़ा शुरुआती क्रांति होने लगी थी, वो पढ़ने लगे थे। लेकिन फिर वो एजुकेशन एक सोसाइटी बनी थी, वहाँ पर उसको दबाव बनाया गया था ब्राह्मणों ने कि शूद्रों को शिक्षा नहीं देना है, तो उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया था। और फिर वो तो पढ़ने से निकाल दिया गया, तो वो अपने अपने किसानी जो घर का काम था माली का, तो वो अपने पिता के साथ हाथ बटाया करते थे, खुरपी लेके और ये हँसिया लेके काम करते थे। लेकिन समय बचने पे उनको शिक्षा से लगाव हो गया था, तो पढ़ा करते थे। तो फादर लिजिट और गफ्फार खां उनके पड़ोसी थे, मुंशी गफ्फार खां। उन लोगों ने उनकी ये अध्ययनशीलता का जो देखा, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। उन लोगों ने प्रयास करके उनको पुनः स्कूल में दाखिल कराया और फिर वो शिक्षा ग्रहण करने लगे। और अंग्रेजी जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि अंग्रेजी स्कूल था, स्कॉटलैंड की शिक्षा, स्कॉटलिश स्कूल था, उसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और अंग्रेजी पे बहुत पकड़ थी। वहीं से उनको अमेरिकी क्रांति और फ्रांसी क्रांति का उन पे बहुत बड़ा असर हुआ। इसको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एक तरीके का जो है वो उनका असर हुआ। उसकी बदौलत उन्होंने जो सामाजिक कार्य कर पाए और जिसकी पृष्ठभूमि पर जो बनी, सामाजिक पृष्ठभूमि की जो लड़ाई लड़ पाए और उसको बराबर समानता दिलाने के लिए वो संघर्ष करते रहे। तो ये तो उनके शिक्षा के बारे में हो गया। एक बात और है कि उनका बचपन में कम उम्र में विवाह हो गया था माता सावित्रीबाई फुले से, जो बाद में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी महिला बनी और उन्होंने पढ़ाया भी। तो कैसे उनका विवाह हुआ सावित्रीबाई फुले से? और उनके परिवार में जैसे उनके पिता ने ही उन्हें शिक्षा से बाहर बिठा लिया था, आपने बताया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को भी पढ़ाया। तो ये विवाह कैसे हुआ और दोनों कैसे मिले? फिर दोनों ने मिलकर संघर्ष किया, तो कब विवाह हुआ उनका? नहीं, विवाह तो उनका बहुत कम उम्र में 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, विवाह हो गया था। और माता सावित्रीबाई फुले की अगर शिक्षा की बात की जाए तो उसके पीछे भी सामाजिक कार्य है। जो ये क्योंकि अंग्रेज जो थे थोड़े मानवीय भी थे और उनको ये लगता था, जो फादर लिजिट थे उन्होंने एक बार उनसे कहा कि आप लोगों के यहाँ समाज में महिलाओं को, लड़कियों को आप लोग स्कूल नहीं भेजते हैं, वो पढ़ती नहीं हैं। और इसलिए उनको पढ़ना चाहिए और तभी क्रांति समाज में आ सकती है। जब महिलाएँ नहीं पढ़ी होंगी तो सामाजिक क्रांति नहीं आ सकती है। तब उनको बहुत ये बात घर कर गई और कहा ये जाता है कि उन्होंने एक टहनी तोड़ी पेड़ की। और सावित्रीबाई फुले क्योंकि अनपढ़ थीं, पढ़ी उन क्योंकि सामाजिक व्यवस्था वो शूद्रों के हिसाब से भी क्या किसी भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जबकि वो उनके पिता भी थोड़े संपन्न थे, लेकिन वो भी पढ़ी लिखी नहीं थीं। तो एक लकड़ी तोड़ के पेड़ की टहनी से उन्होंने उस लाइन खींची और सावित्रीबाई फुले से जोर दे के कहा कि सावित्री तुमको पढ़ना होगा, क्योंकि तभी क्रांति होगी, तभी हम लोग मिलके और स्त्रियों के लिए
हम लोग शिक्षा के द्वार खोल सकेंगे, कार्य कर सकेंगे समाज में समानता के लिए। तो ये बड़ी बात थी, उन्होंने ही ये पहली बार है जो मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि किसी भी पुरुष की सफलता के लिए, महानता के लिए स्त्री का हाथ होता है। मैं महात्मा ज्योतिराव फूले को देखता हूँ कि अगर आज देश की प्रथम महिला शिक्षिका का जो दर्जा हासिल है सावित्रीबाई फूले को, तो उसमें ज्योतिबा राव फूले जी का हाथ है। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और शिक्षा अर्जित कराई और स्कूल में फिर दाखिला कराया और मैट्रिक उन्होंने पास की, पढ़ी और उसके बाद वो स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, स्कूल खोलती हैं। बड़े संघर्ष हैं, क्योंकि वो स्कूल जाती थीं, जो वो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जो ब्राह्मण शिक्षक थे, उनके ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने ही बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि वो शूद्रों के द्वारा खोला गया स्कूल, उसमें निम्नतम जात के लोग भी बच्चे पढ़ते थे कि ये शिक्षा के कार्य कर रहे हैं, तो उनको हटाया गया। तो सावित्रीबाई फूले को उन्होंने पढ़ा के उसमें पढ़ाई में एक शिक्षा देने के लिए उनको बतौर एक पत्नी थी, लेकिन बतौर शिक्षिका उन्होंने नियुक्त किया। उसमें साथ उनका बहुत बड़ा साथ फातिमा शेख का भी है। तो आपने बताया कि अछूतों को उस समय शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को भी नहीं था और महिलाओं को भी नहीं था। तो जब ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोले, कितने स्कूल उन्होंने खोले, शिक्षा में उनका क्या योगदान रहा, उनकी पत्नी का क्या योगदान रहा और क्या-क्या उनका योगदान रहा उस समय जो शिक्षा के लिए क्या योगदान रहा? शिक्षा के लिए सबसे बड़ा तो योगदान यही है कि उससे पहले का 1838 48 से पहले का कहीं पर भी इतिहास में दिखाई नहीं देता कि स्त्रियों के लिए कोई स्कूल या विद्यालय कोई था। तो उन्होंने 1848 में पेठ में महाराष्ट्र में ये स्कूल पहला खोला था और इतना दबाव पड़ा उनके पिता पे भी वहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग के द्वारा कि ये बहुत गलत काम हो रहा है, कि शास्त्रों के ये खिलाफ बात है स्त्रियों को पढ़ाना। तो उनके पिता पे जब दबाव पड़ा, उनके पिताजी ने भी निकाल दिया। 1848 में पहला स्कूल खोलते हैं, फिर 1849 में खोलते हैं, फिर 1851 खोलते हैं। स्थितियाँ ये नहीं, करीब 51 विद्यालय, 18 विद्यालय तो उन्होंने 3 साल के अंदर ही खोल दिए थे। तो ये भी नहीं कि वो बहुत बड़े व्यापारी थे, लोग उनकी शैक्षिक क्रांति को देखकर उदारवादी कुछ लोग, अपर कास्ट के लोग भी उनका सहयोग करने लगे थे और वो सहयोग लेते थे लोगों से, तब स्कूल उन्होंने खोले। एक बात और है कि जैसे आपने बताया उनके पिता ने भी उनका विरोध किया और समाज में उनका बहुत विरोध हुआ। तो और क्या-क्या उन्हें चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा जब वो शिक्षा देने के लिए आगे आए? तो समाज में क्या-क्या चुनौतियाँ जो फुले दंपति थे, चाहे वो राष्ट्रपिता फुले हों, माता सावित्रीबाई फुले हों, तो क्या-क्या और चुनौतियाँ आईं जब वो लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे थे? सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि आप जो कि उस समय जो भले ही अंग्रेजी काल था, लेकिन काफ़ी हद तक जो पेशवाई शासन था, राज्य थे, वो लोग शास्त्र सम्मत मनुस्मृति के हिसाब से सब सारी व्यवस्था चलाना चाहते थे। तो शिक्षा शूद्रों को ही मना थी, स्त्रियों को तो मना थी ही थी। कोई भी शास्त्र नहीं कहता कि स्त्रियों को पढ़ाया जाए। तो बहुत बड़ा विरोध तो ब्राह्मण वर्ग का था उनके ऊपर। स्थितियाँ ये थी कि उनको मरवाने का भी प्रयास किया गया। सावित्रीबाई फूले पे जो था वो पढ़ाने जाती थी, तो उन पे कीचड़ फेंकी जाती थी, पत्थर मारे जाते थे, बल्कि वो स्त्रियाँ ही, वो अपर कास्ट की महिलाएँ, ब्राह्मण वर्ग की महिलाएँ भी उन पे कीचड़ फेंका करती थी, उनको गालियाँ बका करती थी। उनको ये समझ नहीं थी कि ये महिला जो ऐसा क्रांतिकारी कदम उठा रही है, इनके बच्चों का किसी दिन भविष्य उज्ज्वल होगा। ये बहुत क्रांतिकारी कदम था, उनका सहयोग करने की अपेक्षा उनके पास कीचड़ फेंका जाता था। स्थितियाँ ये थी कि वो एक अपनी साड़ी छिपा के लेके जाती थीं और जब वो कीचड़ में या गोबर में वो सन जाती थी, उसको बदलती थीं। आप समझ सकते हैं कि कितना कष्टकारी रहा होगा। आज की महिलाएँ पढ़ रही हैं, लड़कियाँ, कितना सामाजिक परिवर्तन हुआ है, जीन्स में घूमती हैं, बढ़िया पढ़ रही हैं और बड़े-बड़े ऊँचे मुकाम हासिल किए हैं। देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वैज्ञानिक और क्या कहते हैं, फाइटर प्लेन लड़कियाँ उठा रही हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले को लोग, वो स्त्रियाँ भी नहीं जानती हैं। सरस्वती देवी को जानती हैं, सावित्रीबाई फुले को नहीं जानती हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी ब्राह्मण वर्ग का है, क्योंकि जब भी अगर देश लोकतंत्र आया और शिक्षा जब स्वतंत्रता आंदोलन के बाद हमारा देश गणतंत्र लागू हुआ और पाठ्यक्रमों में सावित्रीबाई फुले का ज़िक्र होना चाहिए था, उनके संघर्षों का ज़िक्र होना चाहिए था, तो आज की महिलाएँ उनको सावित्रीबाई फुले को जान रही होती। सरस्वती देवी के चित्रों की जगह माता सावित्रीबाई फुले का चित्र लगा होता। तो राष्ट्रपिता फुले जो थे या माता सावित्रीबाई फुले थे, उन्होंने कितने स्कूल खोले? और कहाँ-कहाँ उनके स्कूल कहाँ-कहाँ थे महाराष्ट्र में?
नहीं, महाराष्ट्र में ही थे क्योंकि वो एक मतलब क्षेत्र लिमिट थी और केवल स्कूल की ही बात नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय ये व्यवस्था थी कि विधवा विवाह कि किसी का अगर पति मर गया है, तो उस महिला को नारकीय जीवन जीना पड़ता था। स्थितियाँ ये थी कि मतलब पिता के घर में अगर वो जाती थी तो शोषण होता था। अलग रहती थी या अपने ससुराल में रहती थी, उसको अलग जगह दी जाती थी, सिर मुड़वा दिया जाता था और मतलब जिस तरीके से लगे कि वो एक तरीके से अपवित्र है, अछूत है या उसकी वजह से उसका पति मर गया है, तो उसके लिए उन्होंने और उनके संग फिर भी जाती होती थी, चाहे वो ससुराल में हो या पिता के घर में, सगे-संबंधी ही शोषण कर दिया करते थे, तो उनसे बच्चे जो जन्म होते थे, स्थितियाँ ये थीं कि शर्म के मारे वही महिलाएँ जिनके संग गलत होता था, वही लोग कहीं कुएँ में कूद कर, कहीं पोखर में कूद कर अपनी जान दे दिया करती थीं। ऐसी नारियों के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने और महात्मा ज्योतिराव फुले ने क्या कहते हैं ये इस वो खोले इस तरह क्या कह सकते हैं इनको आश्रालय खोले और अनाथालय खोले, जो उनसे अजन्मे बच्चे जिनको ये कहा जाता था कि ये अपवित्र हैं, तो उन बच्चों को पाला। बल्कि उन्होंने एक काशी नाम की भी ब्राह्मण की बेटी थी, उसके संग उसके घर में ही बलात्कार जो हुआ था, उससे बच्चा जन्मा। वो मरने जा रही थी, आत्महत्या करने जा रही थी, ज्योतिबा फूले उसको बचाते हैं, लेके आते हैं, आश्रय देते हैं, उस बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे को अपना बेटा मानते हैं यशवंत राव, जो कि डॉक्टर बनाते हैं उसको। बहुत बड़ी बहुत उदारवादी है आज के समय में। अगर हम उस समय की देखें और आज 21वीं शताब्दी में उनके आंदोलन को देखें कि आज मैं जो समझता हूँ पुनर्जागरण के पिता इसलिए कहा जा सकता है, कौन-सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज्योतिबा राव फूले की अमिट छाप नहीं है। उस समय के दौर जो किसानों के साथ था, वो था उनको लूट-खसूट का स्थितियाँ ये थी जो कम जोत वाले किसान थे, उन पे तो कुछ बचता ही नहीं था। और बड़े जोत वाले जो थे वो ज़मींदार घराने के लोग थे या उन पे संपत्तियाँ ज़मीनें ज़्यादा थीं, वो लोग अंग्रेज़ों से मिलके उन छोटे ही किसान के लोगों का शोषण किया करते थे। उनकी एक पुस्तक है किसान का कोड़ा, अगर आपको उस समय की किसानों की स्थिति को समझना हो और आज के किसानों की स्थिति को समझना हो, तो उस किसान को कोड़ा को समझना चाहिए, जो कि उन्होंने इतनी सामाजिक और क्रांतिकारी किसानों के लिए पुस्तक लिखी है। उसमें कुढ़मी नाम का ज़िक्र किया है क्योंकि कुर्मी जो किसान थे उनका उनको ज़िक्र करते हुए उन्होंने उस पुस्तक को लिखा है और महाराजा सयाजीराव गायकवाड के सामने उस पुस्तक का जब वाचन किया, उनको लगा कि बिल्कुल यही कठिनाई और यही समस्याएँ किसानों के लिए हैं। तो उस समय उनको ₹200 का इनाम दिया जाता है और श्रीफल दिया जाता है और वो जो किसान का कोड़ा जो पुस्तक है, वो कलकत्ता के राष्ट्रीय संग्रहालय में लिखी हुई आज भी सुरक्षित है। आज तो प्रकाशित हो गई हैं, लेकिन जो उस समय की लिखी हुई पुस्तक है, वो राष्ट्रीय क संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है। आपने बताया कि उन्होंने किसान का कोड़ा किताब भी लिखी, तो यहीं पर मैं आने वाला था कि उन्होंने ना कि सीधे लड़ाई लड़ी, स्कूल खोले, दूसरा उन्होंने वैचारिक लड़ाई भी लड़ी। कई किताबें भी लिखी, साहित्य भी रचा। बहुजन साहित्य के पहले लेखक भी हैं वो आधुनिक भारत के। तो क्या-क्या साहित्य उन्होंने लिखा, किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, साहित्य में क्या लिखा, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, किसान का कोड़ा है उनकी एक पुस्तक, जैसे किसान का कोड़ा को आप किसान के दर्द को, दुखों को आप उसमें समझ सकते हैं और उसमें उनके उनके निवारण के लिए भी उन्होंने लिखा है। और दूसरी पुस्तक है गुलामगिरी। जो कि जो बहुत चर्चित पुस्तकें हैं ज्योतिबा राव फूले की। अब आप ये समझ सकते हैं कि गुलामों का सा जीवन था लोगों का। कौन से लोगों का? केवल बहुजन जिनको कहा जा सकता है, जिनको उन्होंने उस समय जो बहुजन का मतलब पिछड़े दलित आदिवासी और उस समय उनको उन्होंने शूद्र और अतिशूद्र करके ज़िक्र किया है। जो पिछड़ा समाज आज का है उसको शूद्र बताया और जो अतिशूद्र है, जो निम्नतम था, अछूत था, जिसकी तो कोई पशुओं से भी बदतर जीवन था। तो उन लोगों का उन लोगों ने गुलामगिरी में उसमें ज़िक्र किया है और क्योंकि इतना जो ब्राह्मणीकरण था, उनका संग जो अत्याचार होते थे, उसका है अगर उसको पढ़ो, समझो, तो मैं समझता हूँ उसकी आँख में लोगों के आँसू आ जाएँगे। उन्होंने पत्रकारिता भी करी, उन्होंने दीनबंधु अखबार भी निकाला और मैं सबसे बड़ी बात उनका एक समाज सुधारक के तौर पे उनको लिया जाता है। उस समय महादेव गोविंद रानाडे का बहुत बड़ा नाम चर्चित नाम था, ब्राह्मण समाज के थे, वो जज भी रहे
और शिक्षक थे, आज भी उनको लोग बड़ा याद करते हैं, उनके कार्य भी हैं कुछ। लेकिन लेकिन जो जीवन में अपने कोई ना उतारे और दूसरों को शिक्षा दे, तो इसीलिए जो ज्योतिबा राव फूले ने, जब उनकी पत्नी का निधन होता है, तो ज्योतिबा राव फूले उनसे कह वो 13 साल की बच्ची से शादी करने को राज़ी हो जाते हैं, तो उन्होंने दीनबंधु अखबार में उनके खिलाफ उनकी निंदा लिखी। ऐसे ही उनकी बहन जब विधवा हो जाती है, तो वो राणा डे से कहते हैं कि तुम अपनी बहन का विधवा हो गई है, उसका पुनर्विवाह कर दो, तो वो उसके खिलाफ हो गए और उसका पुनर्विवाह नहीं किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि लोग तो परिवार सुधारक थे, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले समाज सुधारक थे। समाज के लिए आजीवन पूरा उन्होंने अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया कि कैसे बदले, इतना दर्द और पीड़ा थी, लोगों को देख के दुखी हो जाया करते थे। तो उनकी पुस्तकों को उस समय के अंग्रेज समाज के लोगों ने किसान का कोड़ा, गुलामगिरी को मान्यता भी दी। और एक उस समय का जो कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल थे कुंठी, अंग्रेज कुल थे। उन्होंने उनको पुरस्कृत किया और उनको शाल ओढ़ाई, और जो शैक्षणिक क्रांति की थी, उसके लिए लंदन से वहाँ तक चर्चा हुई, इसीलिए उनको वहाँ सम्मानित किया गया था। एक बात और है कि अंबेडकर साहब उन्हें अपना गुरु मानते थे। अंबेडकर साहब ने कहा कि मेरे गुरु जो हैं ज्योतिबा फुले हैं। तो उसके क्या कारण हैं? आप कह रहे हैं वो पुनर्जागरण के पितामह हैं। तो अंबेडकर साहब ने उन्हें अपना गुरु माना, उनसे प्रेरणा ली, तो उसके क्या कारण थे? उसका सबसे बड़ा कारण देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर शिक्षा नहीं भले ही अर्जित की हो, महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने और कबीर ने, तथागत गौतम बुद्ध को उन्होंने पहला गुरु माना, दूसरा महात्मा कबीर को गुरु माना, और तीसरा महात्मा ज्योतिबा राव फूले को अपना 3 गुरु उन्होंने माने सामाजिक जीवन में। उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध से जो शिक्षा जो अर्जित ली है, करुणा की, दया की, शील की, बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, और वही बहुजन हिताय बहुजन सुखाए जो उसमें तथागत गौतम बुद्ध की जो अवधारणा थी, वो कबीर के में भी से होती हुई महात्मा ज्योतिबा राव फूले तक दिखाई देती है। तो सामाजिक जो पथ की ज़मीन थी, जो असमानताएँ थीं, जो लोगों के संग दुराचार, अनाचार और अत्याचार थे, महिलाओं के संग थे, शूद्रों के संग थे, शूद्रों के संग थे, उसका जो संघर्ष किया, उस समय जो लड़ाई लड़ी, तो महात्मा ज्योतिबा फूले के समकक्ष कोई भी नहीं दिखाई देता है। उनको ये समझ सकते हैं, दर्शन शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान देकार्ते के समक्ष खड़ा किया जा सकता है, महात्मा ज्योतिबा राव फूले को। तो जो बाबा साहब को जो समझ में आई, उन्होंने उनके संघर्षों को पढ़ा और देखा, तब उनके समझ में उनको ज़्यादा आई, क्योंकि उनके समय भी वो पीड़ाएँ थीं, लेकिन उन्होंने उनके संघर्षों को देख के मैं समझता हूँ जो संवैधानिक रूप दिया है, जो कि जिन जिन चीज़ों के लिए स्त्रियों की लड़ाई लड़ी, उन्होंने शिक्षा की लड़ाई लड़ी, और विधवाओं की लड़ाई लड़ी, और किसानों की लड़ाई लड़ी, उन सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जब संविधान लिखने की बारी आई, तो आप देखिए उनको संवैधानिक रूप दिए हैं। आप शिक्षा के लिए उन्होंने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये व्यवस्था की, और जो संविधान में लिखा, ये कोशिश की कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाए। महिलाओं के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लेके आए। संविधान में उनको भले ही वो कोशिश करते रहे, लेकिन हिंदू कोड बिल बाद में टुकड़ों-टुकड़ों में पास हुआ। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योतिबा राव फूले की दृष्टि से ही देख रहे थे कि स्त्रियाँ किस हिसाब से हैं, तो उनको जब तक समानांतर नहीं लाया जाएगा, तब तक इस देश की प्रगति नहीं हो सकती। बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे और कहते थे कि किसी भी देश की तरक्की को, प्रगति को महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, उससे आँका जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ जो महात्मा ज्योतिराव फूले के संघर्ष हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे, उन सबको एक संवैधानिक रूप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। अगर वो उस समय के जो उनके जो आंदोलन हैं, उनसे वो देखते हैं और अपने जीवन में भी देखते हैं, उनके साथ भी अछूतपन का व्यवहार हुआ। उनको भी स्कूल से बाहर बैठने दिया गया। उनको भी पानी नहीं पीने दिया गया। चपरासी का मुँह देखते थे, अगर ये पानी डाल दे तो मैं पी लूँ। तो ये हमारे जो समाज के जो हैं, पिछड़े समाज के, दलित समाज के, मैं समझता हूँ महात्मा ज्योतिबा राव फूले माली समाज के थे, लेकिन वो माली थे कि इतना बीहड़ जंगल था कि जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या के लोग
बहुत दुखी थे, अत्यंत दुखी थे। उस जंगल को उस माली ने अपनी कैंची से, अपनी दृष्टि से, अपने विचारों से, अपने आंदोलनों से उस बीहड़ जंगल को एक सुंदर सा बगीचा बनाया, जिसमें आज हर रंग के फूल जो खिले दिखाई दे रहे हैं, वो उन्होंने कल्पना की थी। उनके समय में ही परिवर्तन होने लगे। उन्हीं ही चीज़ों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक रूप दिया। आज पिछड़े समाज के लोग और दलित समाज के लोग आज इस समानता का व्यवहार है, आर्टिकल 14 जो मिला हुआ है, ये मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, मैं समझता हूँ, गौतम बुद्ध और कबीर और महात्मा ज्योतिराव फूले से लिए। एक और सवाल है कि छत्रपति शिवाजी जो हैं, जिनको आज बहुत ज़्यादा जो तथाकथित ब्राह्मणवादी संगठन है वो इस्तेमाल करते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है कि पेशवाओं ने दफन कर दिया था। उनका इतिहास ज्योतिबा फुले ने खोजा। तो वो क्या घटना है कि उनकी समाधि पर गए और उन पर साहित्य भी लिखा, उन पर किताब लिखी, तो वो क्या है? हाँ, ये बात सही है कि जब उन्होंने कोई पुस्तक के माध्यम से कहीं से पढ़ा, जो मैंने देखा है कि उन्होंने जब उनके शिवाजी महाराज को वो पढ़ा, तो शिवाजी महाराज की समाधि भी नहीं लोगों को मालूम थी कि कहाँ पर है। और जो आज जो विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी या हिंदू संगठन जो उनका जय शिवाजी और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो उन लोगों ने जो जो समाज था, जो पेशवाई लोग थे, वो लोग उनको कहीं से भी नहीं चाहते थे कि शिवाजी महाराज, क्योंकि जो उन्होंने जब अपनी तलवार से, अपने कौशल से, अपने पराक्रम से जब वो स्थापित हुए और राजा बने, और एक सामाजिक व्यवस्था थी साहित्यों की और शास्त्रों की कि जो राजा बन सकता है वो क्षत्रिय ही बन सकता है। तो शिवाजी महाराज क्योंकि बहुत ही बलशाली और पराक्रमी राजा थे, तो उनको भी ये लगा कि समाज जो है, ब्राह्मण समाज जो है, उनको मान्यता नहीं देता, वो उनको शूद्र ही कहता है, जबकि उनमें सारे गुण क्षत्रियों के थे, अपने संघर्षों से राजा बने थे। तो उन्होंने कोशिश की कि चलो मेरा भी तिलक हो जाए और मेरी भी राज तिलक हो जाए, जिससे कि मैं राजा बन जाऊं। तो वहाँ के महाराष्ट्र के सारे ब्राह्मणों ने ये कह दिया कि कोई भी राज तिलक नहीं करेगा, क्योंकि जो क्षत्रिय है वो राजा बन सकता है, शूद्र कभी राजा नहीं बन सकता है। आप ऐसे समझ सकते हो कितनी मोहब्बत करते रहे होंगे, कितनी घृणा रही होगी शिवाजी महाराज से। और आखिर में वो गंगा भट्ट जो काशी से ब्राह्मण को बुलवाया, 1 लाख रुपए उस जमाने में रिश्वत की बात की गई, जो कि खुद वो अपंग था, पैर से भी, आंख से भी, हाथ से भी। और उसने उनका जब राज तिलक किया, राज तिलक करता है और फिर इतना उसको धन देते हैं शिवाजी महाराज। और इस समझ सकते हो कि कितनी उनके शिवाजी महाराज से घृणा करते थे। लेकिन शिवाजी महाराज के राज में किसानों पे कर कम किए गए, किसानों को सबसे बड़ी सहूलियतें दी गई, सभी जात के लोग उनके उसमें सेना में शामिल थे, मांग थे, महार थे, अछूत थे, पिछड़े थे, नाई थे, सारी कौमों के लोग उनके साथ थे और उनका सेनापति मुसलमान भी थे। तो जो शिवाजी महाराज का, उनको शिवाजी महाराज वो नायक के तौर पे देखते हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले उनका गुणगान करते हैं और शिवाजी का पवाड़ा नाम से एक पुस्तक भी लिखते हैं और उनकी समाधि को खोजा ज्योतिराव फूले ने। और ज्योतिराव फूले को लोग भुलाने की कोशिश करते हैं, उनको पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए, उनके संघर्षों को लिखना चाहिए। शिवाजी महाराज को इसलिए लिखते हैं कि उनके युद्ध जो थे कि मुसलमानों से, कि मुगल का दौर था, जबकि स्थितियां ये हैं कि उनके मुगलों से संघर्ष कम है और हिंदू राजाओं से ज़्यादा हैं। और उनकी सेना में मुगल शासक, मुगल सेनापति हैं, मुगल क्या कहते हैं, क्षत्रिय वो हैं, सैनिक भी हैं। हिंदू राजाओं से भी नहीं, उनके संघर्ष राजपूत राजाओं से ही हुए। सीधे हाँ, कहना वह हिंदू की जगह राजपूत राजा ही है। हिंदुओं में पिछड़े दलित तो हिंदू थे ही नहीं। कभी ना हम थे हिंदू बहुजन, हमको नाहक हमको बना दिया। तो अगला सवाल मेरा ये है कि अभी जो ज्योतिबा फुले जी ने संघर्ष किया, एक लंबा संघर्ष किया, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, दलितों की लड़ाई लड़ी, तो अभी आपको क्या लगता है वो लड़ाई कहाँ तक पहुंची है, या ज्योतिबा फुले का जो सपना था कितना साकार हुआ है? अभी जो उन्होंने 51 स्कूल अपने समय में खोले, क्या उसके बाद का बहुजन समाज उस आंदोलन को लेकर चल पाया है, या वो आंदोलन रुक गया है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखो, जो क्रांति हुई थी, एक जोत जली, ज्योतिबा फूले ने एक जोत जलाई, लेकिन उस कारवां को जिस तरीके से बढ़ाना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उसको मैं समझता हूँ कि क्योंकि 1890 में 28 नवंबर 1890 में
उनका परिनिर्वाण हो जाता है। और उनको बड़ी चिंता थी इस बात की, क्योंकि वो संघर्ष कर रहे थे, वो देख रहे थे कि लोग साथ भी नहीं देते थे कि इस कारवां को आगे कैसे बढ़ाएगा, इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा देश है, इसको कौन आगे बढ़ाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उस चिंता को 1890 में ऐसा महापुरुष जाता है और अवसान होता है और एक पदार्पण होता है, एक आगमन होता है ऐसे नायक का, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किया जाता है। उनके निधन के बाद 14 अप्रैल 1891 को, वो नवंबर 7-8 महीने का ही अंतर रहता है और उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म होता है और उनके कारवां को बढ़ाने का काम जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। जैसे शिवाजी को खत्म कर दिया गया था, ऐसे ही ज्योतिबा फूले को खत्म कर दिया जाता अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्म नहीं हुआ होता। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है हू वर द शूद्राज, उसको उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले को समर्पित किया है। और शैक्षिक क्रांति उन्होंने भी स्कूल खोलने शुरू किए अम्बेडकर ने, उनसे समझकर ज्योतिबा फूले से। लेकिन पिछड़ा समाज ने जो तरक्की और प्रगति हासिल की, लेकिन उन लोगों ने भी दगा किया है ज्योतिबा फूले के साथ। उनका नाम नहीं लेते। किसान आंदोलन अभी चला था पिछले वर्ष 2 साल पहले, और इतना बड़ा संघर्ष आंदोलन था किसानों का, उसमें ज्योतिबा फूले के किसान को कोड़ा को मैंने आर्टिकल भी लिखा था, किसान का कोड़ा और किसान आंदोलन। अगर किसानों के किसान का कोड़े की प्रतियां बांटी गई होती पिछड़े समाज के लोगों ने, तो मैं समझता हूँ उस आंदोलन को और धार मिलती और चमक पैदा होती। वो उस समय अंग्रेजों से लड़ रहे थे, सामंतियों से लड़ रहे थे और किसानों की हक और हकूक की बात कर रहे थे। और आज 700 किसान उस समय उस आंदोलन में मर गए। आज स्थिति ये है कि पिछले 2-3 साल पहले के मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा हूँ कि महाराष्ट्र में 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो ये पिछड़े समाज के जो लोगों ने तरक्कियां की, जो राजनेता बने, जो लोग प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले के, मैं किसी और के ब्राह्मण समाज के लिए नहीं, मैं केवल पिछड़े समाज के लिए दोषी देता हूं कि उनकी क्रांतियों को, उनके क्रांतिकारी आंदोलन को, उनको इतनी मान्यता देनी चाहिए थी। उनकी पुस्तकों को लोगों के घरों में धार्मिक पुस्तकें ना होती और किसान का कोड़ा और गुलामगिरी, महात्मा ज्योतिबा फूले की पुस्तकें लोगों के घरों में होती। आज पिछड़े और दलित समाज के लोग, देश भले ही गणतंत्र लागू हो गया हो, आज भी स्थितियां उतनी कठिन नहीं तो लेकिन कठिन आज भी हैं। जातिवाद आज भी है, आज महीन जातिवाद है। आज कहाँ पर हमारे पत्रकार हैं, आज हमारे कहाँ पर बीसी में, कहीं पर बीसी नहीं दिखाई देते, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटीज में, कहाँ सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। आज भी ऐसी स्थितियां हैं। लोग जो हिंदू संगठन है या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पिछड़ों दलितों की बात करते हैं और हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन जब सरकारें स्थापित होती हैं, पाठ्यक्रमों में ढूंढ ढूंढ के ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे कि साहित्य जो है जूठन, उसको निकलवाते हैं और बहुत से ऐसे जो सामाजिक क्रांतिकारी हैं उनको, जो शामिल थे, उनको हटाया जाता है। बल्कि शामिल करना चाहिए। आज रामायण और महाभारत काल को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात हो रही है। मैं ये समझता हूँ अगर ये शामिल कर रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक क्रांतिकारी थे, जिनके पथ पर बहुत अनेक परिवर्तन हुए, भारत बदला और सामाजिक क्रांति हुई, ऐसे लोगों को भी उसमें जगह देनी चाहिए थी। तो ये आपने बहुत सी बातें बताई। तो ज्योतिबा फुले का जो जीवन है उससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? कोई 5 बातें आप बताएं जो लोगों को एक संदेश के तौर पर हों कि उनके जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं और क्या उनका जीवन प्रेरणा देता है? ज्योतिबा फूले जी ने सबसे बड़ा जो कारण माना, जो जो लोग शूद्र जो थे, जो पशु समान थे, उसको सबसे बड़ा कारण उन्होंने अविद्या को माना। आप समझ लीजिए, योग, वेदांत, उन्होंने यहाँ तक कि बुद्ध की शिक्षा जो भी थी, उनसे इतर उन्होंने सामाजिक क्रांति की। आप ये समझ सकते हैं। उनका ये बहुत बड़ी, मुझे एक तरह से याद भी नहीं आ रहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया और वित्त बिना इतने अनर्थ हुए, इस तरीके का इतने अनर्थ हुए कि वो शूद्र हो गए। विद्या ने इतने अनर्थ किए कि वो शूद्र हो गए। आप एक समझ सकते हैं कि उनकी इन लाइनों में सारा है कि अविद्या के कारण आपको ना तो वित्त है, ना पैसा है, ना गति है, मतलब गतिमान नहीं हो सकते आप, कोई भी कार्य करने लायक नहीं, शिक्षा ही नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फूले के आंदोलन को आप अगर इस तरीके से समझें कि जो उन्होंने किए उनको ही अगर लोग समझ लें, या जैसे जैसे सत्ताएं स्थापित हों, ब्राह्मण वर्ग की या हिंदुओं की सत्ताएं स्थापित होंगी तो वो तो नहीं करेंगे,
लेकिन जो पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे एम के स्टालिन हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, जिस तरीके के भी लोग ऐसे स्थापित हों, महात्मा ज्योतिराव फूले के आंदोलनों को, संघर्ष को पाठ्यक्रमों में शामिल कराएँ और शिक्षा के माध्यम बिल्कुल सस्ते होने चाहिए। सस्ते होने चाहिए, किसानों की बेहतरी की बात तो होनी चाहिए, किसान के कोड़ा में जो उन्होंने लिखी है और स्त्रियों के लिए भी शिक्षा के कार्य होने चाहिए और किसानों के लिए होने चाहिए और जिस तरीके से उनकी जो प्रगतिशील सोच थी कि सभी ऐसा कहीं नहीं है कि उन्होंने किसी के लिए खराब लिखा है, लेकिन जो उनके समाज के संग गलत हुआ, इसके लिए उनको जो दुःख था, उसके आंदोलन करने पड़े। आज जो परिवर्तित समाज दिख रहा है, जो आज जो भी जितने भी थोड़े बहुत परिवर्तित लोग दिख रहे हैं, उसमें महात्मा ज्योतिराव का आंदोलन है और उसपे जो भी थोड़ा बहुत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक ढाँचा में उनको शामिल करा पाए और कुछ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लोग नहीं हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले को मानने वाले लोग हैं और मैं समझता हूँ, ये जिस तरीके से अपनी बरेली की ही देख लें, जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी थी, आज उसको महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी का जो नाम दिया गया है, वो मान्यवर काशीराम साहब ने भी इस बात को समझा था और जब बहन जी की सत्ता स्थापित हुई, तो उसका नाम बदलने का काम किया गया। तो मैं ये समझता हूँ, ये काम इस तरीके के होने चाहिए। अगर महात्मा ज्योतिराव फूले हों या सामाजिक क्रांतिकारी कोई हों, रामस्वरूप वर्मा हों, ललई सिंह यादव हों, जितने भी अगर इन लोग को आप खत्म कर देंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे, विचारों का प्रसार होना चाहिए। अगर विचारों का प्रसार नहीं होगा तो उनकी मौत हो जाएगी। तो उन विचारों को प्रसार देने के लिए शिक्षा में उन लोगों को शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सोनकर जी, जिनसे हम बात कर रहे थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के जीवन को लेकर, उनके संघर्षों को लेकर, उनके योगदान को लेकर, उनके कार्य को लेकर। और आपने एक डिटेल से बताया कि कैसे ज्योतिबा फुले जी ने संघर्ष किया, कैसे उनके साथ घटनाएं घटी, क्या उनकी परिस्थितियां थीं, सारा कुछ बताया। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये वीडियो जो है आप तक एक जो संघर्ष है, एक जो लड़ाई है, बहुजन समाज की लंबी लड़ाई है, भारत का जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो भारत का असली जो मालिक है, उसकी जो लड़ाई है, उसको एक समझने में आपको ये वीडियो मदद करेगा। आगे भी हम इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए इंडस न्यूज़ 24/7 के साथ। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि एकदम महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे राष्ट्र नायक, राष्ट्रपिता के विषय में थोड़ा बहुत एकदम की बात है, जितना भी याद है मैंने बताया और मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से महापुरुषों की बातें लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जो कुछ भी दबा रह गया है इतिहास महात्मा ज्योतिराव फूले का, जो भी दर्शकों तक पहुँचेगा, तो मैं समझता हूँ इसमें आपका योगदान बहुत बड़ा है। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ 24/7। मैं संतोष शाक्य, इंडस न्यूज़ के लिए बरेली से। नमस्कार।